ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग शायद ये वाला होमवर्क दिया था ना आपको। ये हो गया, ये वाला होमवर्क है ना। हमारे पास आई थिंक सब कुछ निकल ही गया होगा। तो आंसर बताओगे? मैं एक बार आंसर पूछ लेता हूँ, अगर आपको करना है बता दीजिएगा, मैं कर देता हूँ आपके लिए। इसका जो पीएच है वो ऑलमोस्ट आया होगा 2, सॉरी पीओएच, पीएच ऑलमोस्ट आया होगा 2, ऑलमोस्ट। तो पीएच आएगा 12, टाइम 9650/6 सेकेंड्स। वो तो कल ही निकाल दिया था, है ना। करूँ क्या मैं इसको? चलो मैं कर ही देता हूँ ना फटाफट। आइए देखिए, तो 1.2 एम्पियर इज पास्ड फॉर अब कितना 9.65 आवर्स एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व्ड एट द कैथोड इलेक्ट्रोड्स, pH ऑफ द सॉल्यूशन, टाइम इन विच द ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस इज स्टॉप्ड। एक काम करते हैं कि पहले अपन वो टाइम निकाल लेते हैं जो अपन ने कल ही निकाला था। Cl माइनस कितना है अपने पास? Cl माइनस 0.02 मोल्स, इतने अपने पास क्या है? Cl माइनस है, तो 2Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cl2। और जब ये खत्म हो जाएगा तो Cl2 की जगह अब कौन होगा? वाटर। तो 2H2O will give you 4H प्लस प्लस O2 प्लस क्या? 4 इलेक्ट्रॉन। ये पहली रिएक्शन है। दूसरी जो रिएक्शन है उसमें तो हमेशा कौन होते जाएगा? पानी, अनलेस अनटिल पानी खत्म ना हो जाए। और पानी का अमाउंट एज सच मेंशन नहीं है, मतलब 2 लीटर है। क्या हुआ? तो मुझे लगता है Cl2 प्लस कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो अपने को ये बताना है कि Cl माइनस का ऑक्सीडेशन कब रुकेगा। तो हम लोग पहले तो ये निकाल लेते हैं कि ये कब खत्म होगा। तो इक्विवेलेंट ऑफ 0.02 into 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज 1.2 into टाइम डिवाइडेड बाय 9650 into 1। ये 1 क्या लिखा है? n फैक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज। यहाँ से आप टाइम निकालेंगे तो आपको टाइम निकल के आ जाएगा। टाइम इज 96500 डिवाइडेड बाई कितना आएगा? 6 आ जाएगा, है ना। 120 नहीं, 6 नहीं, रुक जाओ, अभी 6 से ज्यादा आएगा, 60 आएगा, है ना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हुई, कितना जगह 2, वो 60। और अब कैंसिल होके आएगा 9650/6 सेकेंड। इतनी बात समझ में आती है आपको? अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर आवर्स में अपन निकाल लें, आवर्स में कितना आएगा? टाइम इन आवर्स, आवर्स में आएगा 9650/6 इंटू 60। ये किस में आया? मिनट में। और ये किस में आया? आवर्स में। क्योंकि हमें जो है इतने घंटे तक इसको चलाना था, तो एक बार अप्रोक्सीमेटली आइडिया ले रहे हैं कि कितना घंटा बचेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ से वैल्यू आ रही है 965666 216, इतना आ रहा है, 0.45 आवर्स। मतलब अब जो रिमेनिंग टाइम है, जितना टाइम इसके अलावा बचा है, मतलब आपने 9.65 आवर्स के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस कराई थी, तो 0.45 आवर्स के लिए किसका होगा? क्लोरीन का होगा। लेकिन उसके बाद किसका शुरू होगा? पानी का। तो अगर मुझे पानी का निकालना है ना, कि O2 कितना प्रोड्यूस हुआ, तो कैसे लिखा जाए? इक्विवेलेंट ऑफ O2, इक्विवेलेंट ऑफ O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज। फिर इक्विवेलेंट क्यों कर रहा हूँ मैं, है ना। ये देखिए, हाँ मोल से किया था ना, तो तुम्हें तो मोल से पढ़ाया है। तो मोल्स ऑफ O2/1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ चार्ज/4, है ना। तुम इक्विवेलेंट से करना भी मत, इसी से करो, है ना। अब देखो क्या आएगा, मोल्स ऑफ O2 मुझे निकालना है। इक्विवेलेंट कैसे निकाले चार्ज का? 1.2 इनटू टाइम। कितना टाइम आएगा तो देखना 9.2, है ना। ये आवर्स में है, इनटू 60
मिनट इंटू 60 सेकेंड बाई क्या 4, ये रहे मोल्स ऑफ O2 है ना। और अगर ये मोल्स ऑफ O2 है तो वॉल्यूम ऑफ O2 निकालने के लिए क्या किया जाए, 1.2 इंटू 9.2 इंटू 60 बाई 4 इंटू 22.4। देख लीजिए एक बार। अब उसको मुझे सॉल्व करके बहुत जल्दी से दे दीजिए। सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आंसर आएगा लीटर्स में। अच्छा ये रह गया ना 96500। जल्दी से सॉल्व करो, मुझे दे दो इसको। 0.10 वॉल्यूम कितना है 0.306। एक बार क्रॉस चेक करो, देखो ये आंसर आ रहा है, एक आंसर तो करो। यहाँ नहीं करोगे तो पेपर में भी नहीं होगा, है ना। तो अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो पेपर में कैसे हो पाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत जल्दी से कर लीजिए। नहीं कैलकुलेटर से नहीं, ऐसे ही कैलकुलेट कर दो। यही आ रहा है क्या। अच्छा ठीक। चलिए तो अगर ये आ रहा है तो अब मुझसे कोई बोले हाउ मेनी मोल्स ऑफ H प्लस, क्योंकि अब तो मुझे पीएच भी निकालना है। ये वाला वॉल्यूम तो अपन ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, है ना। तो अगर मुझे बोले कोई टोटल वॉल्यूम कितना निकल रहा है तो इसका वॉल्यूम अलग से निकाल लेंगे। आई होप ये निकाल ही लोगे, है ना। अगर एनोड पे कोई बोले तो Cl2 निकला था कितने तक, 0.45 आवर्स तक। और अभी जो O2 निकलेगा एक्स्ट्रा वो आपने निकाल लिया है। अब सवाल है पीएच कैसे निकाले। H प्लस कहाँ, कौन सा H प्लस, ये वाला H प्लस निकाले। तो फिर कौन सा H प्लस, जो देखो इसको दो तरीके हैं। एक तो एकदम बेसिक अप्रोच जिसको कुछ नहीं समझ में उसके लिए ये है कि देखो H प्लस दिखने वाला यहाँ है, OH माइनस दिखने वाला यहाँ है, यहाँ से टोटल OH माइनस निकाल लें, यहाँ से टोटल मोल्स ऑफ H प्लस निकाल लें। अगर मान लो ये 10 मोल आता है फॉर एग्जाम्पल, ये 2 मोल आता है तो टोटल मोल्स ऑफ H प्लस विल बी 8, क्योंकि वो आपस में कंज्यूम हो जाएंगे। और वॉल्यूम दिया था पीछे 2 लीटर, उससे डिवाइड कर लें। ये पहला तरीका हो सकता है। लेकिन ये क्या है कि कैलकुलेशन लेंदी जाएगा, वो मतलब मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए सुटेबल मेथड नहीं है, बट बेसिक मेथड वही है। एक तरीका और है कि मुझे समझ में आता है जब जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व होंगे। तो मुझे ये समझ में आता है जब पानी का ही ऑक्सीडेशन शुरू होगा और जब पानी का ही रिडक्शन शुरू होगा तो उस टाइम के बाद सॉल्यूशन न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ उसके बाद पीएच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पहले जितना बदलना था उतना बदल चुका है। मतलब जब रिएक्शन एनोड पे हो रही होगी 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जब रिएक्शन ये हो रही होगी तो सोल्यूशन बेसिक हो रहा होगा, क्योंकि केवल क्या प्रोड्यूस हुआ है OH माइनस। बट व्हेन रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन स्टार्ट होगी, व्हेन दिस रिएक्शन विल स्टार्ट, मुझे लगता है इस टाइम के बाद 9650/6 के बाद एनोड पे पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे पानी का रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद नेट H प्लस या नेट OH माइनस के अमाउंट में कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि एनोड पे ही पानी का ऑक्सीडेशन। तुम ये देखो ना, अगर मान लो तुमसे बोले ये रिएक्शन कब स्टार्ट हुई है,
इस टाइम के बाद, तो इस टाइम के बाद यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। अगर शुरू से ये दोनों रिएक्शन होती हैं, सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है 7, पानी का ही ऑक्सीडेशन, पानी का ही रिडक्शन। इस टाइम के बाद मैं देखूंगा तो मुझे पीएच 7 दिखेगा, दिखना चाहिए, लेकिन इसके पहले क्या पीएच बदल चुका है? तो मुझे जो भी पीएच या पीओएच आएगा वो इस टाइम पे आएगा, इस टाइम से पहले पहले आएगा। इस टाइम के बाद जो है वो पीएच में कोई चेंज आएगा ही नहीं। नहीं समझ में आया? तो अगर मुझसे कोई बोले तो मैं सीधे ऐसे निकाल सकता हूँ, मोल्स ऑफ OH माइनस, देखो तो क्या लिखते हैं यहाँ से, वहां से देखो, मोल्स ऑफ OH माइनस बाई 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ चार्ज बाई, देखिए 2 आएगा ना यार, 1 कहाँ से है, बाई 2 है ना, 2 से 2 चला गया, तो मोल्स ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू क्या लिखा है 1.2। ये तो करंट था, लेकिन अब टाइम मुझे पता है कितने टाइम तक ये वाला OH माइनस काउंट होगा, 9650/6, इतने सेकंड तक OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा होगा। इसके बाद जितना OH माइनस प्रोड्यूस होगा उतना ही H प्लस प्रोड्यूस होगा, तो नेट H प्लस OH माइनस के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, डिवाइडेड बाई 96500 कितना आया 10, तो दिस वैल्यू विल बी 1.2/60, मतलब ऑलमोस्ट ये कितना आ रहा है बेटा 1/50, 12 25 60 ही होता है ना यार, हाँ 1/50, चेक करिए। OH माइनस के मोल पता लग गए, अब OH माइनस के मोल पता लग गए, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन देखो कितना आएगा 1/50/2 कितना आया 1/100, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया। और कॉन्सेंट्रेशन जैसे इतना हुआ तो पीओएच की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो पीएच कितना आ गया 12। नहीं समझ में आया? आप बिल्कुल घर पे जाके इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है करने का कोई मतलब नहीं, कॉमन सेंस बोल रहा है कि आप टोटल H प्लस निकाल लीजिए, कितने घंटे तक आपने जलाया है 9.65, तो आप निकालिए कि टोटल H प्लस मैंने कितना प्रोड्यूस किया होगा। आपको अपनी रिएक्शन को फिर से वही ब्रेक करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन 9.65 आवर्स तक नहीं हुई है, ये नेट रिएक्शन हुई है कब तक 9.2 आवर्स तक, क्योंकि 0.45 आवर्स तक तो ये रिएक्शन हुई है। जब रिएक्शन शुरू करेंगे तो 0.45 आवर्स तक तो ये वाली रिएक्शन हुई है ना भाई, तो ये रिएक्शन हुई है केवल कब तक 9.2 आवर्स तक, और ये रिएक्शन कब तक हुई है पूरी 9.65 आवर्स तक। अब यहाँ से OH माइनस निकालते, यहाँ से H प्लस निकालते, फिर दोनों को माइनस करते, तो आप वहीं पहुंचते जहां पे अपन पहुंचे, क्योंकि वो उसके बाद 0.45 आवर्स के बाद जितना भी H प्लस प्रोड्यूस हो रहा होगा उतना ही क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा OH माइनस, जो भी चेंजेस आने थे वो 0.45 आवर्स से पहले पहले आ चुके, वो हमने निकाल लिया कितने हैं। समझ में आया? चलिए अब अगला थोड़ा सा देखिए, फैराडे का सेकंड लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ हमने यूज कर लिया है ना, अरे चलो उसमें एक चीज और बता ही देता हूँ। ठीक है, तो ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ, जिसको हमने बस फॉर्मूला लिखा है, यूज तो हम क्या कर रहे हैं मोल मोल एनालिसिस, है ना। चलिए, तो W इक्वल टू जेड, तो कई बार क्या होता है हम एकदम बच जाएंगे, हमें इसके बारे में देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, कोई बस पूछे कि फॉर्मूला पता है तो अपन बता देंगे फॉर्मूला पता है। पेपर में कई बार क्या होता है ये जेड की वैल्यू पूछ लेता है, जेड बता दो, तो मामला जो है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो जेड, अगर कभी सीधे जेड पूछे, पहले जेड का नाम देखो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, वैसे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, बट इसका एक नया नाम दिया गया, क्या इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंस। तो सवाल इसकी वैल्यू कैसे निकले, मैथमेटिकली फिर से निकलेगा, देखो तो, अगर मैं 1 कूलम चार्ज पास करूंगा मैथमेटिकली, व्हेन आई पास 1 कूलम चार्ज, देन व्हाटएवर द वेट डिपॉजिटेड और इवॉल्व्ड एट रिस्पेक्टिव कैथोड और एनोड इज नोन एज क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। मुझे तुम कैथोड का पूछोगे तो मैं बोलूंगा मैंने कैथोड पे 1 कूलम चार्ज पास किया होगा, देख लो भैया कितना गैस या तो निकला है या तो कोई डिपॉजिट हुआ है। सेम चीज एनोड के साथ है, मैं तो यही बोला है ना यार। तो अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है तो मुझे लगता है W विल बी इक्वल टू जेड। नहीं समझ में आया? बस अब यहां से कहानी सेट है एकदम। कोई भी रिएक्शन आपको हो, रैंडम चलो रिएक्शन लिख देता हूं, मैं बोलता हूं चलो A+X+X इलेक्ट्रॉन गिव्स A, ये कोई रिएक्शन होगी, वो कहां होगी एनोड या कैथोड, ये रिएक्शन कहां होगी कैथोड, क्योंकि क्या हो रहा है रिडक्शन। अच्छा अगर कोई ऐसे लिख दे तो ये रिएक्शन कहां हो रही है एनोड पे,
अच्छा मैंने कितना, अगर मुझे इसका या इसका, इनमें से किसी का भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, तो मैं चार्ज कितना पास करूंगा, 1 कूलम। देखो लिखता हूं इसको, लिखने का तरीका क्या होगा कि इक्विवेलेंट ऑफ, इक्विवेलेंट फिर से आ गया, मोल ऑफ, मोल से कर रहे हो ना, मोल ऑफ चार्ज बाई एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखा जाए वहां से बताओ, मोल्स ऑफ, क्या लिखा जाए, मोल्स ऑफ ए या मोल्स ऑफ ए प्लस एक्स, लिख ही सकता हूं, क्यों, बोलिए हाँ या ना। अब इसमें देखो क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि मुझे ना एक्स की वैल्यू पता ही नहीं है, बोलिए यस और नो। अच्छा थोड़ा मोल्स ऑफ चार्ज लिख के देखते हैं, मोल्स ऑफ चार्ज कैसे लिखेंगे, तो सर 1 कूलम लिखोगे ना यार, अगर ये नहीं पता तो भी मुझे चाहिए नहीं, देखो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मुझे लगता है मोल्स ऑफ चार्ज के लिए मैंने 1 कूलम पास किया है, तो 1/9, ये क्या है, मोल्स ऑफ चार्ज, बोलिए हाँ या ना। नीचे क्या है, एक्स, एक काम करिए थोड़ा एक्स को इधर लेके जाइए, इतना आपको समझ में आया, मुझे बस इतना पता था ये क्या लिखा हुआ है, कुछ तो है ये, इक्विवेलेंट ऑफ ए मोल्स इंटू एन फैक्टर, ए का एन फैक्टर कितना होता है, एक्स, तो ये लिखा हुआ है मोल इंटू एन फैक्टर, मतलब ये इक्विवेलेंट ऑफ क्या है, ए, और अगर ये इक्विवेलेंट ऑफ ए है तो ये देखिए 96500, इक्विवेलेंट का एक और फॉर्मूला आता था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये फॉर्मूला लिख दिया था शायद मैंने आपके लिए, वापस से बस काम हो गया। तो मुझे किसी ने बोला कि अगर आपको जेट निकालना था तो आप 1 कूलम चार्ज पास कीजिए, 1 कूलम चार्ज पास करेंगे तो जो भी डब्ल्यू की वैल्यू होगी वही क्या है, जेट, मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक फॉर्मूला बन गया है आपके लिए, ई अपॉन 96500, और यही किसके बराबर आया है, जेट के बराबर। और किसी का भी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है वो आपको पता ही है, उसमें टेंशन है नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, अगर मैं मुझसे कोई पूछे, एक बात बताओ एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, अरे यार क्या सोचते हो, तो बताओ एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हो, एल्यूमिनियम का क्या होगा, रिडक्शन, सॉल्ट ले रहे हो, सॉल्ट का क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, एल्यूमिनियम कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, कोई बोले एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इसका एन फैक्टर निकालिए, कितना आएगा, 3, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास बाई एन फैक्टर, मोलर मास 27/3 9, मतलब मैं किसी भी मेटल का अगर आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछूं, इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर चल रहा है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, आपको उसका क्या करना है, मोलर मास बाई वैलेंसी। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो आपको समझ में आना पड़ा कैल्शियम मुझे कैसे मिल सकता है, कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन गेस कैल्शियम, तो 40/2 20, ऐसा इक्विवेलेंट वेट निकलेगा, समझ में आ रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना मेरे लिए बहुत आसान है, और 9650 वैसे ही क्या है, कांस्टेंट है, जेट की वैल्यूज निकल गई, मुझे जेट अगर अलग से कभी पूछा मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, मुझे वैसे टेंशन लेनी नहीं थी, है ना। तो मैथमेटिकली कोई बोले व्हाट इज जेड, तो इट इज द वेट ऑफ सब्सटेंस इवॉल्व और डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज क्या पास्ट, तब जो अमाउंट डिपॉजिट या इवॉल्व होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जेड। आगे बढ़े, हो गया बेटा, चलिए, अब जो सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे है, देखते सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, फैराडे सेकेंड लॉ, देखिए ये आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, बोलता है
कि अगर मैं एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लूं, मतलब मैंने एक से ज्यादा पहले समझ लीजिए इसको, नहीं तो फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पक्का नहीं सॉल्व होगा। मेरे पास एक से ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना। तो बोलता है मैं उसमें रिएजेंट भी अलग अलग होंगे। जैसे मान लो कहीं पे आया AgNO3, कहीं पे लिखा हुआ है AgNO3, अब किसी के अंदर है NaCl, किसी के अंदर मान लीजिए लिखा हुआ है AgCl। AgCl तो पीपी बना लेगा, क्या कर दिया जाए, बेरियम सल्फेट तो भी बना लेगा, MgCl2। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास तीन अलग अलग क्या थे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल थे। अब मुझे क्या करना है, तीनों से सेम चार्ज पास कराना है। सेम चार्ज पास कराने के लिए आपके पास बिल्कुल आजादी है। आप वोल्टेज अलग चूज करेंगे, रेजिस्टेंस अलग होगा तो आपका टाइम अलग हो जाएगा। अगर आप वोल्टेज सेम चूज करेंगे तो हर जगह टाइम भी क्या होगा, सेम। वो आप पे डिपेंड है। क्वेश्चन फैराडे लॉ बोलता है कि मुझे बस ये चाहिए कि सबका चार्ज क्या हो जाए, सेम। सबका चार्ज सेम होना चाहिए, बाकी तो कहानी अलग है। तो इससे बोलता है होगा क्या, देखिए कॉमन सेंस से क्या होने वाला है। मान लीजिए ये देखिए, लिखिए चार्ज सेम है, Ag प्लस का रिएक्शन ऐसे Ag से जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, Na प्लस नहीं, पानी। बोलिए हाँ या ना। अच्छा काम करो, चलो मॉल्टन ले लेते हैं, समझते हो। तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, अब तो कर ही दूं, इसको भी मॉल्टन ही ले लो। तो मॉल्टन लिया है तो क्या मिलेगा, Mg प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या, Mg। बोलिए हाँ या ना। देखिए वो क्या बोलता है कि लॉ क्या बोल रहा है, लॉ के हिसाब से क्या होगा, हमारे लिए वो लॉ नहीं है, हम तो उसको देख रहे हो क्या बोलता है। अभी भी न्यूमेरिकल वैसे ही सॉल्व होगा जो पहले कर रहे थे, बट आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। चलिए देखिए, तो क्या किया जाए, अगर मुझसे कोई बोले यहाँ पे मुझे Ag का अमाउंट चाहिए तो मैं कैसे लिखूं, मोल्स ऑफ Ag, मोल्स ऑफ Ag बाई 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ चार्ज। मोल्स ऑफ चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, Q अपॉन 96500। इसमें कोई दिक्कत, थोड़ा यहाँ पे आइए, यहाँ पे लिखिए क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, Q अपॉन 96500। बोलिए हाँ या ना। तो यहाँ देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ी सी कहानी बदलेगी, है ना। क्या होगा, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम बाई 1 इज इक्वल टू, और क्या लिखा जाए, मोल्स ऑफ चार्ज, तो मोल्स ऑफ चार्ज बाई 2। ये सही बोल रहा हूँ क्या, अच्छा। व्हाट इज मोल्स ऑफ चार्ज, तो Q अपॉन 96500 बाई 2। लेकिन लॉ ये बोलता है कि अगर आपको मेरे बारे में जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाने के पीछे एक कहानी सेट है, चार्ज क्या होना चाहिए, सेम। तो हर जगह Q की वैल्यू क्या है, सेम, है ना। अब अगर Q की वैल्यू सेम है तो देखो फिर से उसको लिखता हूँ 2 इंटू, है ना, क्या आएगा, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू Q अपॉन 96500। इतनी बात आपको समझ में आई। तो मुझे लगता है ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू सबके लिए क्या आएगी, सेम। और अगर ये वैल्यू आपस में सेम है तो मुझे लगता है ये वैल्यूज भी आपस में क्या है, सेम। बोलिए हाँ या ना। अच्छा, बहुत कायदे से देखा जाए तो इसका n फैक्टर बताइए कितना आएगा, 1। तो लिखा भी तो वही हुआ है ना, 1 इंटू मोल ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट ऑफ Ag। अच्छा ये भी देखो क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू मोल्स ऑफ Na इक्विवेलेंट ऑफ Ag। अच्छा ये देखो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम। बोलिए हाँ या ना। तो मतलब मैं बहुत कायदे से देखो तो मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ से कॉन्क्लूड कर सकता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट ऑफ Ag इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्या, Na। तो इन तीनों के इक्विवेलेंट आपस में क्या है, बराबर है। मैं भी रैंडम केस भी ABC करके कर दूंगा, आप वहीं पहुंचेंगे, है ना। अब देखिए अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, वेट डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। वेट डिवाइडेड बाई क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। आप सबका लिख दीजिए, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इज इक्वल टू वेट ऑफ मैग्नीशियम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। वेट ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या, सोडियम। ये आपके सामने लिखा हुआ है ना। यही फैराडे का सेकेंड लॉ है।
बस वो क्या बोलता है कि तुम ये काम करो, वेट ऑफ एजी अपॉन, अगर दो लोग लेता मैं, ध्यान देखो, अगर इन दोनों के कंपेयर करूं तो क्या लिखूंगा, वेट ऑफ एजी डिवाइडेड बाई वेट ऑफ मैग्नीशियम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। यही फैराडे का सेकंड लॉ है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल से सेम चार्ज पास करेंगे तो जो वेट का रेशियो होगा वो इक्विवेलेंट मास के रेशियो के बराबर आएगा। और किसी का भी जो इक्विवेलेंट मास होता है वो तो फिक्स है, फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर, बोलता है वो फिक्स है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर सेम चार्ज पास करोगे तो वेट का रेशियो इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर है। और आपको अभी भी सरप्राइज हो रहा है तो आपके सामने सब प्रूफ लिखा हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए, तो उसके लॉ का ये प्रूफ है। नहीं समझ में आया? आपको रैंडम केसेस लेने हैं तो आप रैंडम यहाँ पे ले लीजिए कि मैंने कोई केटायन लिया होगा ए प्लस प्लस ए प्लस एक्स ए प्लस वाई ए प्लस जेड, आप करिए आप वहीं पहुंचेंगे। बस मैंने ये है कि आपको दिखे इस वजह से मैंने यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे सोडियम, वहाँ पे मैग्नीशियम। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, लॉ तो बस इस वजह से पढ़ रहे हैं कि उसमें मेहनत से दिया हुआ है, न्यूमेरिकल सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे, यही लॉ है ना। तो मैं इस वजह से जानबूझ के लॉ लिखा नहीं, मैंने पहले आपको बता दिया कि वो क्या बोल रहा है अपने लिए। तो अगर हमने फेराडे सेकंड लॉ नहीं, नाम भी नहीं सुना होता, फर्स्ट लॉ नाम भी नहीं सुना होता, तो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। हमें तो रिएक्शन लिखे मोल बैलेंस करना है, दैट्स इट। थोड़ा मोड़ा समझ में आया ये? चलिए तो इसका अब लाइनें भी लिखी लीजिए इसकी, है ना। चेंज करूं बेटा? पढ़ लें आगे। पढ़ लूं आगे? चलिए देखिए क्या स्टेटमेंट, व्हेन सेम चार्ज इज पास, देखो मैं करंट नहीं लिख रहा हूँ, है ना, सेम क्या लिख रहा हूँ, चार्ज। हो सकता है करंट दो लोगों में डिफरेंट हो तो टाइम भी डिफरेंट कर दूंगा, है ना, न्यूमेरिकली अपन अलग अलग कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ व्हेन द सेम चार्ज इज पास्ड थ्रू अ डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब समझते हो, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जिनके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें हम बाहर से करंट देते हैं। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, weight of substance deposited or evolved, रेशियो ऑफ लिखिएगा ना, is equal to their equivalent mass, their equivalent weight। The W1 by W2 is equal to E1 by E2। और अगर डायरेक्ट सोचना था तो अपन और डायरेक्ट इसको सोच सकते हैं, है ना। अगर सोचना है डायरेक्ट कि सर मुझे ये सब नहीं समझ में आया, फैराडे का फर्स्ट लॉ तो आपको याद आया ही होगा थोड़ा मोड़ा। क्या है फैराडे का फर्स्ट लॉ, W इज इक्वल टू जेड बाई जेड इंटू क्यू, है ना यार। तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, दोनों में, तो एक में फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक में मैंने कुछ चार्ज Q पास किया Q1, तो ये Z1 हो गया। बोलिए हाँ या ना।
और दूसरे में उठाया तो W2 इज इक्वल टू क्या आया, Z2 बाई Q2 आ गया। अब उसने कंडीशन पहले ही लगा दी अपने लॉ के लिए, क्या कि चार्ज शुड बी सेम, तो Q1 शुड बी इक्वल टू क्या, Q2। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा इक्वेशन नंबर 2। या एक काम करते हैं, थोड़ा और तोड़ लेते हैं। आपने अभी भी Z1 की वैल्यू निकाली थी कहीं पे, जाके पढ़िए, देखिए क्या आया है, E1 अपॉन 96500 इंटू Q1। और यहाँ पे भी आपने वैल्यू आप पुट कर लीजिए, E2 अपॉन 9650, तो क्या, फिर से Q2, चलो Q2 लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, सिंस क्या कर दूं, Q1 इज इक्वल टू क्या, Q2, तो बचना होता तो अपन ऐसे भी सीधे लिख देते। समझ में आ रहा है, बट इससे न्यूमेरिकल दिखता नहीं है ना, ये मुझे न्यूमेरिकल आपको कराना, मैं कराने ही जा रहा हूँ। इस वजह से मैंने आपको डेरिवेशन के फॉर्म में एक बार करके आपको दिखा दिया कि अपने को फैराडे लॉ सोचना ही नहीं है ना। अपने को तो देखो यहाँ पे मैंने कहीं भी फैराडे लॉ नाम नहीं लिया है, अब बस मोल मोल अपना एनालिसिस लगा के अपन उसको सॉल्व कर दे रहे हैं। ये तो बस ये है कि कभी एक्सप्रेशन पूछ ले कि ये क्या लिखा हुआ है, तो तुम्हें तुरंत पहचान में आना है ये क्या लिखा हुआ है, फैराडे का सेकेंड लॉ। इससे कभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करूंगा मैं, है ना। अब थोड़ा सा लैंग्वेज पे चलते हैं न्यूमेरिकल के, ये समझ में आया आपके। देखिए अगर मुझे चार्ज सेम पास करना हो और सेम टाइम में, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, मान लीजिए मैंने देखिए 2 या 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज कर लिया और मैंने दोनों को सेम टाइम तक चलाया है और सेम चार्ज पास किया है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में या तीनों में करंट भी क्या होगा, सेम। और फिजिक्स में करंट सेम कब होता है, जब हम लोगों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल में करंट कनेक्ट करेंगे तो करंट सेम नहीं होगा। और वो करंट होगा क्या, या तो करंट का रेशियो देगा, तो अपना सवाल भी अब ऐसे बनाने जा रहा है, बोलेगा कि 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसको मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं। अब जैसे वो सीरीज में कनेक्ट करेगा तो भैया चार्ज भी सेम होगा, करंट भी सेम होगा और टाइम भी सेम होगा, तो इसका मतलब चार्ज तो सेम होना ही है। बोलिए हाँ है ना। अगर मैं 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल को पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, सोच के देखो, तो वोल्टेज तो सेम होगा और टाइम भी सेम होगा, लेकिन करंट फिर क्या होगा, अलग अलग होगा। और करंट अलग अलग होगा तो फैराडे का सेकंड लॉ वैलिड नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल तो बना दूंगा मैं, न्यूमेरिकल तो मुझे सॉल्व करने आता है, सॉल्व करेंगे उसको। नहीं समझ में आया है ना। तो करंट सेम या चार्ज सेम करने के लिए क्या करूंगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को सीरीज में ऐड करूं, और नहीं सेम करना है तो मैं किस में ऐड कर दूंगा, पैरेलल में। सॉल्व कीजिए तो। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ये समझ में आता है। एक पार्ट में मैंने कैसे कनेक्ट किया है सीरीज में, दूसरे में कैसे कनेक्ट किया है पैरेलल। अब पैरेलल में भी तरीके अलग अलग हो सकते, मतलब पैरेलल बस बोल के अगर मैं इतना बोल के छोड़ दूं, क्वेश्चन अधूरा है, तुम कर लो। अगर आपने ये सवाल खुद से कर लिया, फिर आपसे इलेक्ट्रोलिसिस का कोई सवाल जो है वो छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी है। तो आप पूरी ताकत लगाइए, खुद से करने की कोशिश कीजिए इसको।
चलिए दोस्तों, मुझे तो आप बस इतना बता दीजिए कि यहाँ पे एजी कहाँ गया, एजी एजी का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, कितना आएगा, 108/1। ये समझ में आता है। यहाँ पे कॉपर का इक्विवेलेंट वेट 64/2, इसमें कोई दिक्कत। और यहाँ पे गोल्ड का इक्विवेलेंट वेट आएगा 197/3, है ना। और अगर मुझे फैराडे लॉ नहीं भी आता है, अगर आपको लगता है कि फैराडे लॉ आपको नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज का मतलब ये होगा, अब मैंने कनेक्ट कर दिया है तीनों को, तो तीनों के लिए टाइम सेम हो गया और करंट भी तीनों का क्या होगा, सेम होगा, मतलब ऑटोमेटिकली चार्ज क्या आएगा, सेम। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आइए देखिए क्या लिखेंगे, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ag, तो क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ Ag इज इक्वल टू मोल्स ऑफ चार्ज। अगला देखिए कहीं पे तो Au प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन गिव्स Au, और कहीं पे कुछ है कॉपर +2। बोलिए दोस्तों, है ना। अगर मुझे नहीं भी समझ में आता तो मैं इसको लिख लूंगा, थोड़ा सा 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा जाएगा। क्या लिखा जाए, तो मोल्स ऑफ Ag इज इक्वल टू, है ना, क्या लिखो, मोल्स ऑफ Ag डिवाइडेड बाई, है ना। चलो आ जाओ, 108 सही लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ Ag इज इक्वल टू मोल्स ऑफ चार्ज। इसमें कोई दिक्कत। चलो यहाँ ये लिखते हैं, मोल्स ऑफ Ag, मोल्स ऑफ Au का मोलर मास कितना दिया हुआ है, 197। इसमें कोई दिक्कत। इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, Q अपॉन 3 इंटू 96500। यहाँ पे आ जाइए, क्या लिखेंगे, कॉपर, वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई, क्या लिखा जाए, 67 इज इक्वल टू Q बाई, क्या लिखा जाए, अच्छा 64, 96500 इंटू, है ना। बस कुछ ज्यादा करना है नहीं। आप एक काम कीजिए कि आप इसको लिखिए, वेट ऑफ Ag डिवाइडेड बाई वेट ऑफ Au डिवाइडेड बाई वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 108/1। जानबूझ के मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, 197/3, और ये कितना आ गया, 64/2। अगर आपको फेराडे लॉ नहीं भी पता, आपने पढ़ा ही नहीं है, फिर भी मैं कर सकता हूँ, ये लो सामने लिखा हुआ है ना। बट हाँ, मुझे ये दिख फिर से दिख रहा है कि ये किसका रेशियो, देखो तो ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag, इक्विवेलेंट वेट ऑफ गोल्ड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या, कॉपर। समझ में आया। चलिए अब सेकंड पार्ट आप कीजिए। यहाँ पे वर्ड आप रिस्पेक्टिवली लिख लीजिएगा, है ना, नहीं तो एग्जाम के हिसाब से कुछ लोग इसको शिकायत कर सकते हैं। रिस्पेक्टिवली मतलब जिस ऑर्डर में ऊपर दिया उसी ऑर्डर में चार्ज भी है। कौन सा पहला वाला, सो रहे हो क्या, जग जाओ,
जग जाओ। मैं कर दूं उसको, चलिए आइए देखिए तो। कुछ मतलब मैं, मुझे तो फेराइट वाला आता भी नहीं है, तुम्हें भी नहीं आना चाहिए, है ना। मुझे तो मोल आता है और बेसिक कॉमन सेंस आता है ना। बस लगा लीजिए यार, शुरू कीजिए, लिखिए, नहीं कुछ समझ में आया तो इक्वेशन लिख लो। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स क्या है, Ag। और दूसरी रिएक्शन कौन सी, कॉपर वाली है ना शायद, रिस्पेक्टिवली में, हाँ कॉपर, कॉपर प्लस 2। इतना तो समझ में आता होगा ना, कैथोड पे यही रिएक्शन होगी, बस इतना आता है, फिर ये न्यूमेरिकल बन जाना चाहिए, +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स गोल्ड। अब देखिए पहले वाले में लिखिए, क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ Ag, है ना। मोल्स ऑफ Ag कैसे लिखा जाए, तो वेट ऑफ Ag अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू, क्या लिखा जाए, मोल्स ऑफ चार्ज बाई 1। अच्छा मोल्स ऑफ चार्ज मुझे पता नहीं है, तो Q अपॉन 96500/1, इतना तो कर ही सकता हूँ। एक काम करते हैं, इसको Q1 कर देता हूँ मैं, अच्छा रहेगा, है ना। सेकेंड आइए, लिखिए वेट ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल टू, क्या लिखा जाए, Q2 अपॉन 96500 इंटू 2। इसमें कोई दिक्कत, अच्छा तो थर्ड वाले में लिखे वेट ऑफ Au डिवाइडेड बाई क्या बेटा, 197, 197 इज इक्वल टू Q3 अपॉन 96500 इंटू 3। अब एक काम करते हैं कि इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, कि मुझे रेशियो निकालना है। ये वन लाइनर टू लाइनर सवाल है, बस आपको दिख जाए ये Au कैसे लिखा जाए इसको, तो देखिए जाएगा 108 इंटू Q1 अपॉन 96500। अगला देखिए क्या लिखेंगे, 64 इंटू Q2 अपॉन 96500 इंटू 2। अगला देखिए क्या लिखा जाए, 197 इंटू Q3 अपॉन 96500 इंटू 3। इक्विवेलेंट कंसेप्ट अगर हम पढ़ते ना, तो इसका आंसर फिर हम एक एक लाइन में लिखना सीख लेते, लेकिन फिर क्या है, वो पीछे वाला मामला गड़बड़ हो जाता है, कई बार बच्चा आंसर निकालने में गड़बड़ी कर देता है। तो लेकिन मेजॉरिटी सवाल मेंस में तो ये है ही नहीं, मेंस में तो वही पूछता है पीछे वाला भी, एडवांस में भी रेयर ही पूछता है ये, है ना। इस वजह से हमने मोल को ही उठा लिया है, उसे गलती के चांसेस भी बहुत कम है ना। चलिए आइए देखिए, अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, Q1 Q2 बाई Q3 का रेशियो पता ही है, पहले तो इसको हटा दीजिए, है ना। Q1 बाई Q2 बाई Q3 का रेशियो हमारे पास है, कितना है, 1:2:3। बस मुझे लगता है वही वो रेशियो भी है। आंसर देखो सीधे सीधे आ रहा है, 108/64/197, बिकॉज हमें पता है Q1:Q2:Q3 कितना आएगा, 1:2:3। ये समझ में आया आपको। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है कि अब उसने क्या किया है, कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, मुझे समझ में आता है। अब उसने चार्ज नहीं, मुझे रेजिस्टेंस का रेशियो दिया है, तो मुझे बस इतना बता दो, मैं ये होमवर्क भी दे देता हूँ, क्योंकि पहले और दूसरे पार्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही है। तो मुझे कुछ भी, तो मुझे चाहिए तो चार्ज, तो अगर रेजिस्टेंस का जो भी रेशियो है, तो बताइए अपन चार्ज करंट का रेशियो कैसे निकाले, 1:2:3 करूं, ये करूं क्या, ये बढ़िया सवाल हो गया पेपर का, है ना। आपकी करंट इंटेंसिटी को जो है कि यूज कर सकता है पेपर में। तो क्या अगर मेरा रेजिस्टेंस 3:2:1 है, तो क्या मैं इसको 1:2:3 कर लूं, नहीं होता है ना ये। अच्छा किसी को इसमें भी डाउट है बेटा आपके जीवन में, तो आप ज्यादा कुछ मत कीजिए, 10 वोल्ट की एक बैटरी लगा लीजिए। बहुत ज्यादा आपके जीवन में दिक्कत है, आप ऐसा इसका आंसर ढूंढ लीजिए, ये तो किया ही होगा। तो आप ये बस ढूंढ लीजिए कि रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, 1:2:3 मिल गया। मैंने 1:2 आपको 10 20 30 पर, आप 10 20 30 कर लीजिए, और आप यहाँ से करंट निकाल के दे दीजिए, I1 I2 और क्या, I3। बताओ यार कैसे करें, बताओ I1 की वैल्यू क्या लिखूं मैं।
सब लोग निकाल लो, करंट निकालो, I1 I2 I3 निकालना थोड़ा तो। हाँ बताओ कितना आया। बोर्ड से फेल हो जाओगे अगर ये नहीं निकाल पा रहे हो तो। कितना आ रहा है ये? 10/3। ये वाला 5। अरे मेरे गधों, 5 ऊपर वाला। बस। और थोड़ा I1:I2:I3 का रेशियो निकालो तो क्या आ रहा है। इसको 5:1 कर देना तो अच्छे से दिख जाए। 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? तो 30/15 क्या है, 30। यही है ना यार? तो ऊपर वाली वैल्यू सही है क्या वो? चलो वैल्यू कितनी आ रही है ये? 2, 3 और 6। ये है करंट का रेशियो, है ना यार? तो इन से अब ये कैसे निकला हुआ है? इसको सीधे कैसे लिखता मैं, रेशियो लिखना होता तो। V इक्वल टू आई आर। मुझे वोल्टेज पता ही नहीं है मान लीजिए, वोल्टेज कुछ भी। अच्छा मैं वोल्टेज अगर बदल दूं तो क्या रेशियो, वैल्यू तो ऑब्वियसली करंट की बदलेगी, रेशियो नहीं बदलेगा। करंट की वैल्यू तो बदलेगी ना भाई, रेशियो मुझे लगता है शायद नहीं बदलेगा। हाँ तो फिर कैसे निकालूं, क्या कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या? 1/R1, 1/R2 और 1 बाई, है ना, रिवर्स रेशियो में जो करंट है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करता है। अरे मुझे नहीं आती फिजिक्स, मैं तो पूछ रहा हूँ। देखो ये ऐसे तुम्हारे सामने, तुमने ही बताया, मैंने कुछ निकाला भी नहीं है, तुमने निकाला है। और यहाँ पे मैं तो आंसर लिख रहा हूँ। जैसे कि कोई बोल रहा है तो मैं उसकी बात थोड़ा मान लेता हूँ। I1 की वैल्यू अपन क्या लिख दे, 1/3। एक रेशियो लिखने की कोशिश करता हूँ। I2 कितनी लिख दिया जाए, 1/2। और I3 कितना हो गया, 1/1, है ना? एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम। तो यहाँ क्या लिखा है, 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो वैल्यू कितनी आ गई, 2:3:6, वहीं पहुंच गए, है ना? तो अब एग्जाम में इतना टाइम अपने पास नहीं रहेगा, तो एक बार फाइनली अपन ने इसको देख लिया। तो अगर कभी करंट, तो आंसर आई थिंक फिजिक्स में भी ऐसे ही सॉल्व करते हो। करंट का रेशियो पता है, और अगर कभी बड़ा आ जाता है तो अपन क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के पहले टोटल आई निकाल लेते हैं, रेशियो पता है तो डिवाइड कर देते हैं। शायद ऐसे ही करते हैं, लंबा टाइम हो गया तो मैं तो भूल चुका हूँ, है ना? बाकी आप देख लीजिएगा। अपन अपने काम में वापस से व्यस्त हो जाते हैं। तो देखिए भैया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का रेशियो दिया 3:2:1। तो मुझे क्या है, रेजिस्टेंस का रेशियो दिया है, तो मैं तो करंट का रेशियो निकालूंगा। तो बताइए व्हाट विल बी द करंट का रेशियो, क्या लिखोगे बताओ? 1/3:1/2:1/1। ये करंट का रेशियो है। बोलिए हाँ या ना। बहुत करोगे तो क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिलेगा बताओ? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये 3:6। ये रहा करंट का रेशियो। और अगर करंट का रेशियो, अगर मैंने कनेक्ट कर दिया है तो तीनों के लिए टाइम भी क्या होगा, सेम। तो अगर करंट का रेशियो है तो चार्ज का रेशियो क्या होगा, 2:3:6। तो जो मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व किया है, बस इतना ही फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा बेटा, सेम एकदम डिट्टो अप्रोच चाहिए, बट इतना ही फर्क आएगा। अब Q1:Q2:Q3 की वैल्यू 1:2:3 ना होके कितना आ गया है, जो भी आया है आप देख लीजिएगा, वो पुट कर दीजिएगा आंसर। नहीं समझ पाया ना? ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपके पूरे न्यूमेरिकल, जो भी पूछा जा सकता है वो सारे न्यूमेरिकल हैं। एक हेडिंग के फॉर्म में इसको डाल दीजिए। आपने ऑलरेडी इसको कर रखा है, तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो बस हेडिंग नोट्स कंप्लीट कराऊं। अगर एक सोल्यूशन है जिसमें एक से ज्यादा केटायन और एक से ज्यादा एनायन है, कल ही अपनी बात हुई थी इसके पे, कि मान लीजिए एक सोल्यूशन है, उसके अंदर बहुत ज्यादा केटायन हो, है ना, तो आपने मुझे ऑलरेडी डिसाइड करके बताया था। मान लीजिए A+X है और B+Y है। ऑब्वियस सी बात है, कैथोड की बात मैं कर रहा हूँ।
तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ रिडक्शन किसका होगा? अब तो दो लोग हैं, एक कॉम्पिटिटर पानी भी है, तो पानी को हटा देते हैं, मान लेते हैं पानी का नहीं हो रहा होगा। अगर मुझे इन दोनों में डिसाइड करना है किसका होगा, कैसे डिसाइड करें? जिसकी ई की वैल्यू सबसे कम या ज्यादा? तो निगेटिव पॉजिटिव में क्यों अटकते हो? आदत है क्या, फिजिक्स ने आदत लगा ली है? सिर्फ की ई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अगर ई की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी, मतलब वो अपने आप हो जाएगा, आपको करने मतलब आपको ऊपर से बैटरी देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑब्वियस ही बात है, वो रिएक्शंस कैसी होंगी मुझे पता है थ्योरेटिकली, वो कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर नॉन स्पॉन्टेनियस में भी कोई जीरो के जितना पास होगा, अरे जीरो से ऊपर हो तो और अच्छी बात है। कोई अगर किसी का ई सेल जीरो से ज्यादा है, मतलब मुझे बैटरी देने की जरूरत नहीं है, वो मुझे उल्टा बैटरी दे देगा। तो इसका मतलब मैं जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस में कैसी रिएक्शन यूज करता हूँ, जो नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस जिसका डेल्टा जी ग्रेटर देन क्या है, जीरो है, तो ई सेल क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन उनमें भी जो जितना ज्यादा निगेटिव वैल्यू जीरो के पास है, वो उतना ही जल्दी से हो जाएगा। समझ में आया? तो इसको लिखने का तरीका अपन ऑलरेडी कल कर चुके हैं। कैसे लिखे? हायर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हायर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, है ना, इजियर इज द रिडक्शन एट कैथोड। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। इन अ सिमिलर वे इसको भी आप लिख लीजिए, हायर इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इजियर इज द क्या बेटा, ऑक्सीडेशन। कहाँ पे? एनोड पे। ये भी समझाऊं क्या? नहीं, मैं समझा देता हूँ, है ना। टाइम पास कैसे होगा बेटा? चलो, मुझे कोई बोले कि इन दोनों में किसका पहले हो जाएगा, तो अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, क्योंकि दोनों पानी के ऊपर हैं। कोई गड़बड़ नहीं है। जैसे लास्ट में वो सॉलिड स्टेट जो सिलेबस से डिलीट हो गया, उसमें हमने लास्ट में कुछ पढ़ा था ना यार, वैसे ही पूरी सीरीज रटवा लूंगा मैं अभी चाहता नहीं हूँ कि आपको कुछ भी लगे कि रटना पड़ रहा है। फिर मैं आपके सामने सीरीज पेश कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि किसका जल्दी से रिडक्शन हो जाएगा। हमें ये पूरा ऑर्डर याद होगा। ढूंढिए जिंक कहाँ है, जिंक यहाँ है ना। तो जिंक ये रहा। अब कॉपर कहाँ है, कॉपर, कॉपर ये रहा। और नहीं तो उसके लिए वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, खुद ही हो जाएगा, तो मैं बाहर से बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। तो समझ में आया? बस इतना है। तो अगर मुझसे कोई पूछे, तो अभी तो मुझे डेटा याद ही नहीं है ना, तो मुझे ऑर्डर याद है, तो मैं लिस्ट देख के बता रहा हूँ कि ठीक है, कि इनमें मैं कॉपर का कर दूंगा, ये बाद में जाएगा, जब कॉपर खत्म होगा तभी जा पाएगा। सिमिलरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए तो हम कैसे याद करें, चलो ये तो कहानी हो गई। तुम कैसे याद करना, कंफ्यूज निगेटिव पॉजिटिव हायर से बचने के लिए, भैया जो जीरो के जितना पास होगा उसका काम उतना आसान होगा। समझ में आ रहा है? और अगर निगेटिव वैल्यू, अगर पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव लोग है, वो तो वैसे ही हो जाएंगे। अगर ई सेल पॉजिटिव है तो प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, आपको बाहर से देने की जरूरत है ही नहीं। मैं तो वो बोला जिनको बाहर से देने की जरूरत है, बाहर देने की जरूरत किसको है, जिनका ई सेल क्या आएगा, निगेटिव आएगा, उनका डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उनमें कैसे सिलेक्ट करूं, तो भैया जो ई सेल के जितना, जो जीरो के जितना क्या होगा, पास। अब इसमें ये तो पॉजिटिव था, ये तो पॉजिटिव है ना, और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। तो मुझे टेंशन लेना ही नहीं, मैं सीधे बोलूंगा ये तो पॉजिटिव है, इसको इसको ले जाओ, टेंशन ही मत लो। नहीं समझ में आया? चलिए, अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसमें इलेक्ट्रोड का कोई पार्टिसिपेशन नहीं आया है, क्योंकि अभी तक आपने इलेक्ट्रोड और अभी भी बस अपने को थियोरेटिकली एक दो केस समझ लेना है और उसी को याद रखना है ना, कि हमने अभी तक जो भी इलेक्ट्रोड लिया है वो आई थिंक प्लेटिनम, मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, बताऊंगा क्यों वो कि प्लेटिनम ही क्यों ले रहे हैं। तो वो प्लेटिनम इनर्ट होता है, बट इट माइट बी पॉसिबल कि आपके जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्टिव हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक केस आप लिखिए कॉपी में।
चेक कीजिए क्या किया यहाँ पे, मैंने कॉपर का ही क्या लिया है, एनोड, है ना। कॉपर का ही, अगर नहीं दिख रहा है तो उसको कॉपर देखो। अब मैंने प्लेटिनम वगैरह, अगर कुछ ना मेंशन हो इलेक्ट्रोड के बारे में, तो इलेक्ट्रोड कैसा होता है, इनर्ट। अब मैं नाम लिख ही रहा हूँ क्या, कॉपर, तो कॉपर का ही एनोड है और कॉपर का ही क्या है बेटा, कैथोड है। और सॉल्ट भी किसका दे रहा हूँ, कॉपर सल्फेट का। इवन दो अगर मैं सॉल्ट बदल भी दूं, मैं यहाँ पे Na2SO4 भी रख दूं, मैं बोल रहा हूँ आपके न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस इतना ही है कि अभी मेरे कॉम्पिटिटर्स लोग थे, कैथोड पे और एनोड पे मैं कॉम्पिटिटर लिखता था, बट इतना ही फर्क पड़ेगा कि अगर कैथोड रिएक्टिव है तो एक कॉम्पिटिटर और बढ़ चुका है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई बोले बताओ कैथोड पे कौन कौन पॉसिबल होते, बोलो कैथोड पे, एक तो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na सॉलिड, बोले हाँ या ना। दूसरा H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स, जल्दी से बोलो तो, H2 प्लस 2 OH माइनस, ये दो तो हो ही रहे थे, लेकिन पहले इलेक्ट्रोड रिएक्टिव नहीं था, अब इलेक्ट्रोड रिएक्टिव हो रहा है, एक कॉम्पिटिटर और बढ़ गया, जैसे कॉपर, तो कॉपर का क्या होगा, कॉपर प्लस 2, है ना। इसको और थोड़ा सा परेशान करने के लिए आप इसको कर ही लीजिए, और परेशान कर लेते इसको। और जैसे कॉपर सल्फेट रखेंगे तो ऊपर वाली रिएक्शन गायब हो जाएगी, क्योंकि Na तो वैसे हट जाता है ना यार, तो कंपेयर करने में मजा नहीं आएगा, है ना। तो मैंने फिर से यहाँ कॉपर सल्फेट डाल दिया। बताइए एनोड पे क्या क्या होगा, एनोड पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो एक था, लेकिन इसके बारे में हमारी बात हो चुकी है, ये तब सोचना है जब किसी का कुछ ना हो। आप ऐसे समझिए अभी के लिए तो, है ना। फर्स्ट, सेकेंड, कॉपर गिव्स, कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और कोई बचा क्या, पानी प्लस O2। अब इससे ज्यादा आपका काम नहीं है, आपने बस रिएक्शन यही है कि इलेक्ट्रोड भी अब क्या होगा, एज अ एक्टिव, है ना, मेंबर पार्टिसिपेट करेगा। आपको आज भी वही करना है, जिसके इनॉट की वैल्यू ज्यादा होगी वही रिएक्शन में जाएगा, जिसकी इनॉट की वैल्यू कम होगी वो रिएक्शन में नहीं जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इतनी बात समझ में आई। आइए मिलकर डिसाइड करते हैं थोड़ा सा, इन दोनों में चेक करते हैं कि इन दोनों में कौन जाएगा। मुझे लगता है इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए, आंसर अभी तुम्हें दे ही देना चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ। पॉजिटिव है और पानी कहाँ है, नेगेटिव है। और मैंने तो, हम लोगों ने नोट करके कोई पॉइंट लिख दिया था कि पानी और केटाइन में हमेशा किसका होगा, केटाइन का। कौन से एक्सेप्ट कौन है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और एल्यूमिनियम, उनको छोड़ के हमेशा बिंदास रहिए। तो ये हो जाएगा, इसमें कोई डाउट। अब आइए इनमें डिसाइड करते हैं। इसको तो मैं वैसे ही रिजेक्ट कर देता हूँ, लिस्ट में भी चेक कर लेता हूँ, अगर लिस्ट में है तो एक बार वैल्यू देख ही लेते हैं, और नहीं भी तो बिंदास हो जाइए, उसको रिजेक्ट ही कर दीजिए। मेरा मतलब तो इन दोनों में फंसा हुआ है ना। चेक कर दे, देखिएगा थोड़ा तो, ढूंढिए कहीं तो पानी है। ऑक्सीडेशन ढूंढना, ये याद रखिएगा, आपको ये रिएक्शन देखनी है। इसके लिए नेगेटिव वैल्यू आएगी -1.23, है ना। और कहीं पे तो कॉपर था, यही था कॉपर, इसके लिए वैल्यू है -0.34। कौन होगा, कॉपर। मतलब कॉपर ही अंदर कॉपर ही बाहर, मतलब एक बार कॉपर कंज्यूम होगा एक बार कॉपर बनेगा। क्यों, क्योंकि जीरो के पास कौन है, अभी दोनों नेगेटिव वैल्यू है, दोनों नॉन स्पॉन्टेनियस है, दोनों को बाहर से बैटरी की जरूरत है, पहले कौन जाएगा, जो जीरो के पास होगा। नहीं समझ में आया। अब ये मत बोलना, ये वैल्यू क्या है, -1.23, और ये क्या है, -3.04, तो ऑब्वियस बात है जीरो के पास यही वाली वैल्यू मुझे दिख रही है, तो एक काम करते हैं, कर देते हैं। देखो इस केस में तुमने खुद ही डिसाइड किया है, किसका हो गया, कॉपर का, है ना। कॉपर का ही ऑक्सीडेशन, कॉपर का ही रिडक्शन, यू हैव डिसाइडेड। ठीक है दोस्तों, तो फिर से आपको लग रहा होगा कि इसके लिए मुझे फिर से क्या याद होना चाहिए, वो सीरीज वो लास्ट में कर लेंगे।
अभी तो बस ये समझना था कि अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है कि कोई इलेक्ट्रोड अब इनर्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो ऐसे सोचना है। अब इसमें स्पेशल जो केस है, अब जितने भी केसेस आपके सामने आएंगे आपको ऐसे ही सोचना है। एक स्पेशल केस है जिसका नाम है मरकरी एज कैथोड। इसमें सारी कहानी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि मरकरी के साथ एक स्पेशल केस है। वो ये सब तो ठीक है, वो अपनी एक अलग रिएक्शन कर बनाता है, बोलता है मैं अमलगम बनाता हूँ कुछ लोगों के साथ। अब उन कुछ लोगों में पहले नाम मैं सोडियम का डाल देता हूँ। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि मरकरी के सामने अगर आप सोडियम रखेंगे, वो खींच के ले आएगा सोडियम को कहीं से भी। ये बात समझ में आया? अब कहानी बस इतनी सी है दोस्तों, देखिए आपने HG, मैंने मरकरी लाके डाल दिया यहाँ पे, है ना। इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ तो आप क्या मान लीजिए, इनर्ट। और नहीं मानना इनर्ट तो आप कुछ भी मान लीजिए, उसको लिखिएगा आप। मेरा पूरा फोकस है मरकरी पे, तो मरकरी को मैंने कैसे लिया ऐसा, कैथोड। अब सवाल ये है कि अगर मैं कुछ नहीं लेता, कुछ नाम नहीं देता और मैं आपको बोलता NaCl, तो बताइए एनोड पे क्या रिएक्शन होती है और कैथोड पे क्या होती है? कुछ मेंशन नहीं किया तो आप बोलते एनोड की रिएक्शन तो आपको पता ही है, Cl माइनस विल गिव यू Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। बोलिए हाँ या ना। और कैथोड की रिएक्शन क्या होती है, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव क्या, H2 और OH माइनस। नॉर्मली होता, लेकिन अब मामला यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है और ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। मामला गड़बड़ ये होता है कि अब ये नॉर्मल इलेक्ट्रोड नहीं, ये कौन है, मरकरी। मरकरी बोलता है कि सोडियम मुझे कहीं दिया, मैं उसको खींच के ले आऊंगा। वो तुरंत क्या करता है, जैसे आप NaCl रखेंगे, एनोड की रिएक्शन आज भी वैसे ही जा रही है, Cl2 और क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये मरकरी ये खुद ही अपने आप को बदल के कन्वर्ट हो जाता है इसमें। व्हाट इज दिस, अमलगम। खींच के ले आया उसको, बाकी लोगों को आने ही नहीं दिया, वो खुद ही रिएक्टिव हो गया। इसके सरफेस पे जाके कौन जाके चिपक गया है, सोडियम। और इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्वियसली जब ये कंपाउंड ही बन गया, अब ये सोडियम नहीं है ना वो मरकरी है, वो दोनों मिलकर क्या है, अमलगम है। समझ में आ रहा है? तो अब आपको वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बोल रहा है कि कभी भी ऐसा केस हो तो एकदम बिंदास होके, अब तो ये अमलगम है, लेकिन यस जब बाहर से आप इलेक्ट्रॉन देंगे, सोडियम बोलेगा कि अब मेरा समय आ चुका है, मैं चलता हूँ। मतलब नेट रिएक्शन कैसे हुई होगी, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या, Na सॉलिड। तो जनरली हमने कहीं लिखा है कि सोडियम का तब होता है जब किसी का पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर गलती से मरकरी एज अ कैथोड ले लिया तो वो क्या बनाता है, अमलगम, कहानी बदल देगा। ये आप याद रखिएगा बस, आपसे कभी पूछ लिया जाएगा ये। हाँ, जब तक मरकरी कैथोड नहीं बोल रहा तब तक बिंदास रहिए, Na का कभी नहीं होगा। Na का तभी होगा जब किसी और का नहीं होगा। तो अगर मुझसे कोई बोले कि मैं एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या याद रखूं, तो एक यही केस आपको याद रखना है। बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। वो तो आप एक कॉम्पिटिटर बढ़ा देंगे, डेटा आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, आप चेक करेंगे, आपको वैसे ही आंसर मिल जाएगा। तो इससे ज्यादा मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, है ना, इतना ही है। ठीक है, तो वी आर डन विद द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑलमोस्ट। हम, मुझे लगता है मैंने कल आपको, शायद मुझे लेट हो गया था भेजने में, मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भेजे थे, आप सॉल्व कीजिएगा, हो जाएंगे सारे, है ना। कुछ फंसे तो बताइएगा। किया किसी ने, बने क्या? चलिए ठीक है। अब आ जाइए, अगली हेडिंग है इलेक्ट्रोलिटिक, हो गया, अब है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छी बात है कि इसके बारे में आप ऑलरेडी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, मुझे बस रिवाइज कराना है ना। मुझे तो सीधे नर्स्ट इक्वेशन भी शुरू कर देना चाहिए, लेकिन ठीक है, नोट्स का फ्लो ना टूटे तो अपन फटाफट करते हैं, तो मुझे बता देना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जिसमें क्या मिलेगा अपने को, केमिकल रिएक्शन अपने आप होगी, और मुझे क्या मिलेगा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पढ़ा है आपने? और ये जिस एपरेटस में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये प्रोसेस इन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी विल बी लेस देन 0। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जब मैं ई सेल कैलकुलेट करने जाऊंगा, इट विल कम क्या, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। बोलिए हाँ या ना।
एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल भी आपको दिया गया था, अब वो जानबूझ के दिया गया था। ये था जिंक, अंदर क्या है ये जेडन सल्फेट, इधर कौन है कॉपर, ये कौन है कॉपर सल्फेट। क्या किया जाए, कुछ समझ में आता है? गैल्वेनोमीटर, किसी को वोल्ट मीटर ऐड करना है वोल्ट मीटर ऐड कर लीजिए, ऐसा कुछ हो गया अपने पास, है ना। क्या होगा समय के साथ भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा फ्लो करना शुरू होगा। तो हो क्या रहा है, यहाँ से ये Zn+2 अंदर जा रहा है ना, और यहाँ से क्या हो रहा है Copper+2 डिपॉजिट हो रहा है, यही हो रहा है। मतलब अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन कुछ ऐसा था, शुरू में जब कनेक्ट नहीं किया था तो Zn was giving Zn+2 इलेक्ट्रॉन एंड Copper+2 इलेक्ट्रॉन्स was giving क्या कॉपर सॉलिड। बट ऑब्वियस सी बात है ये करने का एक टेंडेंसी था, तो कहाँ पे अचीव हो गए इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे जो इसका पोटेंशियल था उसको हमने क्या बोला था ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल, और इसका जो पोटेंशियल था उसको हमने क्या बोला रिडक्शन हाफ पोटेंशियल। लेकिन जैसे मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ऑब्वियस सी बात है हमने ये भी पता कर लिया था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कम। तो जैसे हम वायर से जोड़ेंगे तो लीच एटलियस प्रिंसिपल या कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे था, बट अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ भागेगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ भागेगा तो ये रिएक्शन कहाँ जाएगी आगे, और ये रिएक्शन कहाँ जाएगी आगे या पीछे। आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हैं तो ये भी कहाँ जाएगा आगे, दोनों रिएक्शन कहाँ चलती जाएंगी आगे चलती जाएंगी। मुझसे कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एनोड टू कैथोड। बोलिए दोस्तों। कोई बोले करंट कैसे प्रोड्यूस होता है कहाँ, तो क्या होगा कैथोड टू एनोड। तो देखिए इसमें मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूं, इन एक्सटर्नल सर्किट। जैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि जो करंट प्रोड्यूस कहाँ होता है प्लस से माइनस, ये सर्किट में। बैटरी के अंदर जब करंट जाता होगा तो कहाँ माइनस से कहाँ जाता होगा प्लस। तो मुझे यहाँ पे वर्ड ऐड करना पड़ेगा इन एक्सटर्नल सर्किट को। बोले इंटरनल सर्किट में कैसे जाएगा, साइन रिवर्स हो जाती होगी। तो यहाँ पे कैसे जा रहा है कैथोड टू एनोड, दिख भी रहा है मुझे करंट का डायरेक्शन ही है कैथोड टू एनोड। लेकिन इंटरनल सर्किट में कैसे जाता होगा एनोड टू कैथोड। और मुझे ये भी समझ में आया है ना। अब देखिए मामला थोड़ा सा यहाँ से अपन कर ही लेते हैं। देखिए क्या होगा सोच के देखो, है ना, और यही थियोरेटिकल पॉइंट है कि समय के साथ क्या हो रहा होगा रिएक्शन में। तो समय के साथ मुझे ये भी पता था, पहले ये था निगेटिव और ये था पॉजिटिव। बोलिए। और ये कैसा था पॉजिटिव, ये क्या था नेगेटिव। इसमें कोई दिक्कत। अब मैंने जोड़ दिया इनको, जब मैंने जोड़ा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करना शुरू कर रहा है। तो मुझे लगता है मोर Zn+2 विल कम इनटू सॉल्यूशन एंड हियर मोर क्या होगा सल्फेट आयन विल बी देयर इन द सॉल्यूशन। समय के साथ क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि ठीक है इक्विलिब्रियम वगैरह बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रिएक्शन आगे भी चल रही थी। अब बेसिक केमिकल इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो ये बोलेगा ये रिएक्शन जीवन भर चलनी चाहिए, जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बोला भी था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होते जा रहा है लॉस होते जा रहा है। और अगर ये लॉस होते जा रहा है तो ये रिएक्शन हमेशा क्या चल जाएगी आगे। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो ये रिएक्शन हमेशा क्या चली जाएगी आगे। तो वहां पे हमने एक स्टेटमेंट दिया था जो कि बहुत वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, अभी उसको हम यहाँ करेक्ट ही कर रहे हैं। मैंने ये बोला था कि ये रिएक्शन तब रुकनी चाहिए, है ना, कि जब या तो जिंक या तो Copper+2 सॉल्यूशन से गायब हो जाए खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, रिएक्शन उसके पहले बिना खत्म हुए ही रुक जाएगी। क्यों? फिजिक्स लग जाएगी वहां पे, क्योंकि समय के साथ इस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। आपने अभी बस इक्विलिब्रियम लगाया है, आपने बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री लगाना हम भूल गए थे वहां पे, है ना, मतलब भूल गए थे मतलब इस दिन के लिए बचा के रखा था कि यहाँ पे समय के साथ क्या होगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो क्या होगा अगले Zn+2 का आना वो क्या है मुश्किल है। मतलब कि ई सेल बोल रहा होगा, ई सेल बोलेगा कि नहीं ये जा सकता है, लेकिन फिजिक्स बोलेगा अपना ई सेल साइड में रखो मैं आने नहीं दूंगा। मेरी बात क्यों ऐसा, चलो ये देखो कुछ लोग ऐसे देखते हैं ना, मतलब वो मतलब मुझे केमिस्ट्री का तो नहीं टेंशन होता, मुझे लगता है ये फिजिक्स कैसे पढ़ते होगे तुम लोग, ऐसे देखने लग जाते हो ना एकदम दया आ जाता है मुझे कई बार। मत करो ये सब, वो भावनाएं होती हैं। मेरे
दोस्तों मैं यही बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये समय के साथ जब Zn+2 बढ़ेगा ना, एक्स्ट्रा Zn+2 आने की टेंडेंसी खत्म होती जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा Zn+, जैसे सोल्यूशन कैसा चार्ज हो रहा है, पॉजिटिव, तो जब एक्स्ट्रा Zn+2 आप प्रोड्यूस करने चाहेंगे, सोल्यूशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। किससे, केमिस्ट्री से नहीं, फिजिक्स से, बोलेगा रिपल्शन लगाऊंगा मैं। और समय के साथ Zn+2, अब देखो कितना जल्दी समझ में आएगा, बिल लग गई अब तो, है ना। अब देखना, अब देखो कैसे तुम रिस्पॉन्स करोगे। तो Zn+2 का अमाउंट समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑब्वियस बात, एक ऐसा लिमिट आएगा कि अब उसके बाद आप एक्स्ट्रा Zn+2 लाएंगे तो बोलेगा नहीं अब तो तुम निकलो यहाँ से, अब मैं बहुत ज्यादा रिपल्शन लगा दूंगा। बोलिए हाँ या ना। तो आप बहुत ध्यान से सोचेंगे तो इसका मतलब ये तो पोटेंशियल बन ही रहा था, एक निगेटिव पोटेंशियल अंदर क्रिएट हो रहा है। मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरा काम क्या है कि अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरी रिएक्शन दूर तक जाए, मैं सेल को अच्छे से यूज कर पाऊँ, तो कॉमन सेंस बोलता है काम करो, अगर तुम Zn+2 के होने से मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे Zn+2 के ऊपर चार्ज से दिक्कत है। कोई अगर इसको संभाल ले, ये रिपल्शन एक्स्ट्रा जो Zn+2 आ रहा है, उसको रिपल्शन क्यों लग रहा है, क्योंकि Zn+2 है। सोचो अगर इस सोल्यूशन के अंदर मैं निगेटिव चार्ज डाल दूं, मामला सेट हो जाएगा, तो ये कंपनसेट कर लेगा। इन अ सिमिलर वे अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, पॉजिटिव चार्ज दूं, तो मामला सेट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एपरेटस यूज करते हैं जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है, दो लोगों को जोड़ना। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो सर्किट कंप्लीट होती हुई दिखती है। सॉल्ट ब्रिज का एक काम क्या है, सर्किट को क्या कर देगा, प्रॉपर दिखेगा कि यह कंप्लीट हो गई है। और दूसरा काम यही है कि ये जो रिएक्शन आपकी रुक रही थी, इस रिएक्शन को वो और आगे लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा वो देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी थ्योरी लिख लेंगे। देखिए क्या करते हैं। तो आपने कभी जेल देखा हो, हेयर जेल देखा, हेयर जेल, और वो है, वो सॉलिड और लिक्विड के बीच का है, सेमी सॉलिड है वो हेयर जेल। जीवन में कभी देखा है, हाँ। देखिए क्या करते हैं, एक सब्सटेंस आता है जिलेटिन, या और आप अगर अगर यूज कर सकते हैं। अगर अगर क्या है, ये एक रिएजेंट है लैब में, बायो वाले लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, बैक्टीरिया का ग्रोथ कराना होता है, तो मीडियम देने के लिए एक रिएजेंट है। आप तो इमेजिन ऐसे कीजिए कि ये व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट जेली होगी, वो जेली टॉफी खाते थे ना बचपन में, वैसा व्हाइट ट्रांसपेरेंट कलर का इमेजिन करना, तो ऐसे अपन कर सकते हैं। इसके साथ अच्छी बात क्या है, हीट करेंगे तो मोल्टन स्टेट में आएगा, और इसको थोड़ा सा कूल डाउन करेंगे तो ये क्या होगा, सॉलिड भी कैसा बनेगा, सेमी सॉलिड, वो जेली टाइप का है। अगर उससे किसी को पास करना हो तो वो कर जाएगा। और इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनिक के हिसाब से कौन होता है, जिसका अल्फा 1 होता है। और जितने भी सॉल्ट होते हैं, वो सॉल्ट का अल्फा 1 ही होता है, जब तक हमें ना बोला जाए। जैसे मैं कुछ नाम लिख देता हूँ, KNO3 जो कॉमनली यूज होते हैं, NH4Cl है ना, NH4NO3 etc। क्या करते हैं, हम इनको मिक्स करते हैं, मॉल्टन स्टेट में होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, भर देते हैं एक यू ट्यूब शेप्ड कंटेनर में, ऐसा है, इसके अंदर इसको भर देते हैं। भर दिया इसके अंदर। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं। जब हम लेकिन इसको सॉलिडिफाई करते हैं तो सीन ऐसा है कि ये जेल में कन्वर्ट होता है, किसमें, जेल में। अब इसको फायदा क्या है जेल में, कि क्यों कन्वर्ट किया इसको जेल में, कि रखते ही पूरा गायब ना हो जाए, आराम से रिएक्शन आराम से चलनी चाहिए, ये ना कि धमाका हो जाए, यहाँ पे अपनी अलग कुछ प्रोसेस शुरू हो जाए, है ना। अब हमने लाके यहाँ पे रख दिया इसको। ये जो अगर अगर आपने या जिलेटिन यूज किया, इसका बस इतना काम है कि K प्लस, अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या क्या रहा होगा, K प्लस, नाइट्रेट आयन, अमोनियम आयन, समझते हो, तो ये रहे हुआ है। अब ये यहाँ पे बैठा हो, और ये क्या है कि सेमी सॉलिड है, तो इससे लोग पास कर सकते हैं, लटका के छोड़ दिया। यहाँ पे कौन है, प्लस, किसको खींचेगा, माइनस। जैसे ये ज्यादा होगा, जिस इसको करना था परेशान, लेकिन उतने में ये तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इधर से क्या खींच लेगा, निगेटिव चार्ज को। ये क्या बहुत ज्यादा निगेटिव चार्ज है, इधर से किसको खींच लेगा, पॉजिटिव चार्ज को। तो क्या होगा, समय के साथ जैसे Zn+2 और ये बढ़ेंगे, तो इधर से भी क्या होगा, प्लस और माइनस की सप्लाई होती रहेगी। तो अब मेरे एक्स्ट्रा Zn+2 को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पोजीशन आराम से आगे बढ़ती जाएगी। समझ में आया।
तो कोई बोले, मैं 2 लाइनें खत्म करके इसको खत्म करते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? तो सबसे पहला बेसिक दिख रहा है, सर्किट कंप्लीट करता है। दूसरा काम क्या करता है? मेरे रिएक्शन को और आगे ले जाता है, इसी का नाम हम लिख देंगे रिडक्शन पोटेंशियल को क्या करता है? जो अंदर जंक्शन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू कम करता है। तो जो अलग से एक यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो रहा है Zn+2 के बनने की वजह से, उसको वो रिड्यूस कर देगा। कॉमन सेंस में क्या बोलेंगे? चार्ज को मिनिमाइज कर देता है, रिएक्शन आगे जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।